दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। लेटरल एंट्री में सरकार द्वारा मुंह की खाने के बाद आज आरक्षण समर्थकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जो भारत बंद आयोजित किया गया, उसमें जो उनका हौसला देखने को मिला, उनका जो मनोबल देखने को मिला, तो उसमें एक नया आयाम जुड़ गया है। इसका मतलब सामाजिक न्याय की वे ताकतें फिर से जीवित हो गई, जीवित ही नहीं हो गई, बुलंद हो गई हैं, जिन्हें एक धार्मिक भावनाओं की उभार के जरिए और एक तथाकथित हिंदुत्व की एक बड़ी छतरी तैयार करके और उनको दबा दिया गया था। और एक पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको लागू करने का जो सपना देख रहे थे, तो उन्होंने मान लिया था कि वो सपना अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया है। तथाकथित भक्ति भावना से वो वंचित जातियां भी उत्प्रोत हो गई हैं। और भक्ति भावना का मतलब है कि वो जो है दास्ता दीन भाव, दैन्य भाव जो उनके अंदर है, वो दैन्य भाव क्यों उनके अंदर फिर जो है दैन्य भाव से उनको ग्रस्त बनाया जा चुका है। ग्रस्त बनाने में सफलता मिल गई, ये मान लिया गया था। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसके एक साल पहले तक जो माहौल था, उस माहौल में लग भी रहा था कि अब अधिकार भावना भूल चुके हैं। वो जो वंचित जातियां हैं, जो पिछड़ी और दलित हैं, वो वंचित जातियां हैं, वो भी भूल चुके हैं अधिकार भावना को। और उन्होंने जो है अपनी हिंदू धर्म में जो उनकी नियति है, उस नियति को स्वीकार कर लिया है ताकि उनका धर्म बचा रहे। इस नाम पे उन्होंने भी मान लिया कि हमारे लिए धर्म बचाना महत्वपूर्ण है, हमें अपनी व्यक्तिगत गरिमा को बचाना, हमें अपने सामाजिक सम्मान को बचाना, उसके सामने कोई अर्थ नहीं रह सकता, कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन इसीलिए फिर सरकार ने इस बार के कार्यकाल में, इस बार लेकिन ये उल्टा हुआ कि जिसके बाद जब राहुल गांधी ने अभियान शुरू किया जातिगत जनगणना की मांग उठाते हुए, जो कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक नई बात थी, वरना कांग्रेस तो एक तरह से ब्राह्मणवादी राजनीतिक संस्था उसको एक माना जाता था। उसमें सवर्ण शक्तियाँ हमेशा हावी रहती थी। अगर ठाकुर ब्राह्मण के साथ साथ ठाकुर भी उसमें हावी रहते थे, ठाकुर चीफ मिनिस्टर भी बड़ी पर्याप्त संख्या में बनते थे। और इसके अलावा बाकी उन लोगों की तो वो कि बाकी लोगों की स्थिति वहाँ कृपा पात्र जैसी स्थिति होती थी। इसलिए ऐसा कोई भी प्रयास जिसमें इस पुरानी सामाजिक व्यवस्था को दरखाने का भाव झलकता हो, कांग्रेस उसको कभी हजम नहीं कर पाती थी। बीपी सिंह ने जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था कि क्योंकि कांग्रेस में जो वर्ग सत्ता थी, वो वर्ग सत्ता कांग्रेस को नियंत्रित करने वाली वर्ग सत्ता ये पिछड़ों को के सशक्तिकरण के विरोध में थी। भले ही ये हो कि राजीव गांधी एक सामाजिक तौर पर उनकी जो परिवार का इतिहास था, उसकी वजह से वो निरपेक्ष रहे हों, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ गहरी नहीं हुई थी। उन्हें तो अनायास ही अपनी माँ की मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री का पद मिल गया था, और उसके बाद वो अपने आप को उन्होंने प्रशासनिक तो परिणाम बहुत अच्छे दिए, लेकिन राजनीतिक रूप से उनको जो भारतीय समाज का सूक्ष्म अध्ययन है उसके लिए एक और समय की आवश्यकता थी। और वो जब तक परिपक्व हो पाए तब तक वो सत्ता से हट गए। इस मामले में उनकी जो पत्नी है सोनिया गांधी, वो सौभाग्यशाली निकली। सोनिया गांधी ने को एक होमवर्क राजनीति में प्रवेश करने के पहले होमवर्क करने का मौका मिला। इसी आधार पर उन्होंने पहचान लिया कि भारतीय समाज में अगर लोकतांत्रिक प्रणाली को सफल करना है तो सबसे पहले इसमें जो है सामाजिक इसका पुनर्संयोजन होना बहुत जरूरी है, इसमें सामाजिक लोकतंत्र को लाना बहुत जरूरी है। तो इसके प्रयास के बतौर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही हर स्तर के छोटी से छोटी इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदों पर एक आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया कि 52% पदों पर, चाहे वो ब्लॉक स्तर की कमेटी हो, चाहे वो जिला स्तर की कमेटी हो, चाहे तहसील स्तर की कमेटी हो, चाहे प्रदेश स्तर की कमेटी हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की कमेटी हो, उसमें जो है वो 52% पद वो उनके लिए, महिलाओं के लिए
पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रहेंगे। 52% से कम इनका अनुपात नहीं हुआ, तो उससे उसका एक सामाजिक चरित्र के बदलाव होने की शुरुआत हुई। इसके बाद में राहुल गांधी ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ज़मीनी काम अभी भी उनकी कमजोरी है कि वो संगठन को खड़ा करने में उनकी उतनी अच्छी वो नहीं दिखाई देती, क्षमता उनकी नहीं दिखाई देती। तो शुरुआत में तो उनकी ये थी कि कोई वैचारिक पहचान भी नहीं थी, तो उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने पहले घोषणा की कि मायावती जैसे दलित नेताओं ने कभी भी, या बसपा ने, वो भले ही दलितों की पार्टी कही जाती हो, लेकिन कभी दलित नेतृत्व तो निचले स्तर तक तैयार नहीं कर पाया। कांग्रेस तैयार करेगी, और उन्होंने जो ये छापा, ये कहा कि पार्टी में एक वास्तविक लोकतंत्र के ये पार्टी को अभ्यस्त कराने के लिए, प्रतिबद्ध कराने के लिए हम हर स्तर पर सजीव एक वास्तविक चुनाव कराएंगे। इसको भी जो कांग्रेस पार्टी के जो मगरमच्छ थे, जो कांग्रेस पार्टी में जो हावी शक्तियाँ थीं, इन्होंने उनके प्रयोगों को कामयाब नहीं होने दिया, और ये अच्छा ही रहा। राहुल गांधी को इन प्रयोगों के दौर में अपनी पार्टी के अंदर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, एक धक्के खाना पड़ा, और संघर्ष से ही व्यक्ति मरता है, संघर्ष से ही उसके अंदर एक जो दृढ़ प्रतिबद्धता पैदा हो पाती है। तो एक संघर्ष से वो जिन नतीजों पे पहुँचे, तो अब उनका एक यथार्थवादी है, और उनको राजनीतिक सफलता और विफलता को दरकिनार करके उन्होंने ये माना कि सामाजिक न्याय जो है वो सच्चाई का तकाजा है कि सामाजिक न्याय होने चाहिए। तो अब की बार जब वो इसको लेके चले लोकसभा चुनाव के पहले, ये इन तमाम सारे मुद्दों को लेके, जातिगत जनगणना के, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी, तो अब की बार उन्होंने उसको वो जो उनके इस बार के जो उनका वो था आह्वान, वो ज़्यादा विश्वसनीय लोगों के बीच में बन चुका, और इसलिए उसने परिणाम दिखाए। हालांकि कांग्रेस के अंदर उनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस में तो अभी भी उन्हीं शक्तियों का साम्राज्य छाया हुआ है जो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं होने देना चाहती। तो इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में और राजस्थान विधानसभा के चुनाव में, और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में, इसलिए उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। जबकि कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको चुनाव नतीजे आए तो बुरी तरह पीछे पिछड़ना पड़ा, क्योंकि न तो कमलनाथ ही और नहीं दिग्विजय सिंह, जो बनते तो ढोंग तो कई बार कर चुके हैं कि वो बड़े सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो दलितों का सम्मेलन कराते थे, डॉक्टर तुलसीराम जी जैसे हम जैसे लोगों के जो गुर्जर दलित बुद्धिजीवी थे, उनको वो हेलीकॉप्टर से बुलवाते थे भोपाल में, और डाइवर्सिफिकेशन, दलितों के लिए डाइवर्सिफिकेशन पे बहस होती थी। लेकिन कुल मिला के उनका वो जो अपने सामंती वर्ग चरित्र से वो अपने आप को इतना डी क्लास नहीं कर पाए, और सामंती वर्ग चेतना कुल मिला के उनकी हावी रही। तो इसलिए राहुल गांधी ने ये जो अपना अभियान शुरू किया था जातिगत जनगणना का, इसको उन्होंने भी मध्य प्रदेश में बल देने का काम, या इसको उठाने का, इसके आधार पर पार्टी को नए सिरे से संगठित करने का, लोगों को पार्टी के पक्ष में संगठित करने का ये कोई प्रयास नहीं किया। तो इसलिए एक तरह से एक द्वंद्व में उलझ के, और एक विरोधाभास और एक असमंजस में जो उलझ गया, तो उससे पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो गई, और अच्छी हवा होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में शामिल हो गई। और वो न केवल सत्ता पाने से विफल हुई, लेकिन बल्कि वो बहुत ज़्यादा पिछड़ भी गई। तो लेकिन फिर भी राहुल गांधी डटे रहे। फिर लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिला। इसी मामले में जो उनकी एक प्रतिबद्धता खड़ी होने की वजह से ये था कि समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन हो पाया। अन्य राज्यों की जो ताकतें, द्रमुक ने भी उनको, जैसा वीपी सिंह को प्यार दिया था, उसी तरीके से द्रमुक ने भी राहुल गांधी को प्यार दिया, और ये माना कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो वास्तव में उनके दिल के अंदर से वो उसी लाइन को स्वीकार कर चुके हैं। वो पॉलिटिकल लाइन, तो वो समधर्मी पॉलिटिकल लाइन
धर्म को लगी, उसको पूरी तरह विश्वसनीय लगा, प्रमाणिक लगे राहुल गांधी का, तो उसने भी साथ दिया। तो इस तरीके की जो तमाम सारे क्षेत्रीय स्तर पर बहुजन समाज पार्टी जैसी कुछ दलों को छोड़ के और जो क्षेत्रीय शक्तियाँ काम कर रही थी, उन तमाम का सहयोग उनको इंडिया गठबंधन बनाने में मिला। और उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन अपनी दम पर बहुमत आने से रोकने में भारतीय जनता पार्टी को सफल हो गई। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते तो अपने आप को पिछड़े, लेकिन अब ये साबित हो चुका कि वो भले ही हमने ये मान भी लिया कि नहीं, उन्होंने कोई तकनीकी हेरा फेरी करके पिछड़े नहीं बने, वो हो सकता है कि ओरिजिनल पिछड़े हों, लेकिन वो कुल मिला के वो उनकी कोई एक स्वतंत्र पिछड़ा पहचान के रूप में उन्होंने ये मुकाम नहीं पाया। जो राजनीति में का ऊंचा मुकाम उन्होंने पाया है वो वर्ण व्यवस्थावादी शक्तियों की भक्ति से पाया है। तो वो जो है एक मोहरे के तौर पर उनको वर्ण व्यवस्थावादी शक्तियों ने जब ये देखा कि अगर अब हमारे चेहरे से काम नहीं चल पाएगा, हम ही आगे रहेंगे तो नहीं चल पाएगा, तो हमें एक उसमें उस तरीके की उसी भ्रम पैदा करने के लिए जो वंचित वर्ग हैं उन्हीं में से एक विभीषण जैसे एक चेहरे की ज़रूरत है। तो वो नरेंद्र मोदी को लाए। तो नरेंद्र मोदी एक मोहरे की तरह है। तो वो मोहरे का काम क्या है? मोहरे का काम ये कि जो उसको खेल रहा है उसका जो है उसकी फतेह के मुताबिक उसका इस्तेमाल होना, अपने आप को इस्तेमाल होने देना, ये उस मोहरे का काम है। तो वो मोहरा अपना काम कर रहा था। पहली बार तो ठीक ठाक काम किया उन्होंने। एक दो अनुसूचित जाति के राज्यपाल भी तब बनाए जब अखबारों में ये खबर छपने लगी थी कि इतने राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, उनमें अनुसूचित जाति का कोई नहीं। वहाँ पर केंद्र सरकार में भी 3 बार की केंद्र सरकार में उन्होंने अपनी पार्टी से पिछड़ों और दलितों को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। सारे महत्वपूर्ण पद उन्हीं के हाथ में है। वो जो तथाकथित उच्च जाति हैं उन्हीं के हाथ में उन्होंने रखे। तो ये क्या बताता है कि जो एक वर्ण व्यवस्था के चलते जो एक तरह से एक धारणा जबरदस्ती की प्रवेश करा दी गई, एक धारणा जबरदस्ती की तरह आरोपित कर दी गई है कि नहीं कि उनकी क्षमताओं पे विश्वास नहीं किया जा सकता दलितों और पिछड़ों की। तो वो हावी रहती है। तो वो जो है जब राजनीतिक समीकरण बनाना होता है तो तब अगर उन्हें इनमें से किसी को आगे लाने की ज़रूरत महसूस होती है तो वो ऊंचे से ऊंचे पदों पर इन वर्गों से उन लोगों को लाने का काम करती है जो दीन भावना से बुरी तरह से लाचारी की भावना से ग्रस्त रहते, जिनके पास में अपना कोई मनोबल नहीं होता, अपने वर्ग के साथ में जो अन्याय हुआ है उस अपने वर्ग के उत्थान के लिए वो कोई सशक्त ढंग से आवाज़ उठा सकें, ऐसा कोई इनका रिकॉर्ड नहीं होता। तो ऐसे लोग केवल कोटे की पूर्ति के लिए कहे जाते हैं और इससे बजाय वंचित वर्गों का भला होने के इससे नुकसान होता रहा। उन्होंने कहा कि हमने तो अमुक सर्वोच्च पद पे बिठा दिया एक अनुसूचित जाति को या अनुसूचित जाति को, लेकिन जब वो खुद ही दास भाव से काम करने का अभ्यस्त है वो, तो मतलब वो जो है वो उनके उन अपेक्षाओं की पूर्ति कैसे करेगा जो उस समाज से उसकी जुड़ी हुई है। और उसकी क्षमताएं भी जब उसने अपने मनोबल से काम नहीं कर पाया, उसने एक बहुत ही उसकी दबी हुई भावनाओं के तहत काम कर पाया, तो उसकी क्षमताओं का भी निखार नहीं हो पाया। जो ईश्वर ने हर मनुष्य में जो अंतर्निहित क्षमताएं व्यक्त की वो क्षमताएं तो बाद में सामाजिक वातावरण जैसा होता वैसा और पारिवारिक वातावरण होता, किसी व्यक्ति को उसके मुताबिक वो उन क्षमताओं के विकास करने का अवसर मिल पाता। कुछ लोग बहुत क्षमतावान पैदाइशी तौर पर तो होते हैं, लेकिन उनका सामाजिक और पारिवारिक वातावरण जो है वो उत्साहजनक नहीं होता, तो वो फिर जो है उनकी प्रतिभा वो जो उनकी प्रतिभा का जो पौधा है, जो उनकी जो क्षमता का जो बहुत ही एक उदीयमान पौधा है जिसको बहुत ऊंचाई तक जाना चाहिए, वो उसमें उस शुष्कता में पारिवारिक जीवन की कठिनाई का जो पर्याय जो शुष्कता है, जो सामाजिक जीवन की उसकी कठिनाई है, उसका पर्याय जो शुष्कता है, उस शुष्कता के चपेट में आके और वो समय से पहले मुरझा जाता है और फिर ये कहने का मौका मिल जाता है कि देखिए
कोटे के नाते कृपा कर, हमने तो कृपा कर दी, इनको बनाया था, लेकिन इनमें तो क्षमता ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करें। तो हमें फिर एक ये बोध कराने के लिए, ये दावा करने का फिर एक आधार मिल जाता उन वर्ण व्यवस्थावादी शक्तियों को, ये इसके लिए आधार मिल जाता है कि इनमें वंचित जातियों में क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं होती, ईश्वर नहीं है, इनको क्षमता नहीं दी, इनको प्रतिभा नहीं दी है, तो हम क्या करें। ये तो अपने पिछले जन्म में जो उन्होंने पाप किए थे उस पाप की सजा भोग रहे हैं, और इसमें ये इनके लिए तो यही अभीष्ट है कि ये इस जन्म में सेवा के कार्य तक सीमित रखें अपने को, और बहुत ही वो सेवा जो है पूरी निष्ठा के साथ करें, ताकि इनका अगले जन्म तक उत्थान हो सके। तो इस लीक पर चलने का काम हो रहा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस हवा को बदल दिया है। वो जो भक्ति भावना की कालीन के नीचे जो उनकी अधिकार भावना जो सुसुप्तावस्था में चली गई थी, उसमें नीचे दब के उसके बोझ के नीचे दब के भक्ति भावना के नीचे वो फिर एक तरह से उभर के सामने आ गई। फिर एक उन्हें सम्मुख बद सालने लगा, जो पीड़ित नहीं करता था पहले, वो भी सम्मुख के वंशज होते के भी सम्मुख बद को जस्टिफाई ठहरा कहीं ना कहीं जस्टिफाई ठहरा रही थी। लेकिन अब की बार अयोध्या की में जो है का एक प्रतीकात्मक चुनाव परिणाम देके उन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, सम्मुख के साथ अन्याय हुआ है, और हम आप किसी समूह के साथ अगर उसको केवल इसलिए दंडित करने की अगर व्यवस्था रखी, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश क्यों कर रहा है, वो जो है वो क्यों ये महत्वाकांक्षा पालने की कोशिश कर रहा है कि वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो। तो वो प्रतिष्ठा पाने के लिए, गरिमा अर्जित करने के लिए और तमाम सारा मतलब जो है सम्मान अर्जित करने के लिए ये प्रयत्न अगर करता है तो ये उसके महाअपराध है। उसके लिए अगर वो सम्मुख होते हुए और उसका तो फिर उसको तो दंडित होना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये व्यवस्था अब नहीं चलेगी। अयोध्या के जो चुनाव परिणाम का है, चुनाव परिणाम का संदेश ये था कि नहीं, अब ये काम नहीं चलेगा। और ये इसके बाद में ये था कि फिर भी उनसे ये कहा जा रहा था कि भाई अब आप जब तक आप की संन्यास लाने की बारी आए तो आप मोहरे के रूप में अपना पूरा काम करके जाएं। मोदी जी से कहा गया था कि आपको जिनको सह देने के लिए, दुश्मन के बादशाह को सह देने के लिए जहां आपको लगाया गया तो उसकी मात कराएं, तब फिर आप आगे बढ़ें। और मात कैसे कराएं कि आप सारी व्यवस्था, ये आरक्षण की व्यवस्था को असंगत कर दें, आप प्रासंगिक कर दें और एक पुरानी व्यवस्था लाद दें। तो ये प्रयोग था लेटरल एंट्री का। अब वो कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री कांग्रेस ने भी मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आलूवालिया की, तो वो तो एक अपवाद के तौर पर, और जहाँ विशेषज्ञता की जरूरत थी व्यक्ति क्षेत्र में वहाँ केवल किया गया था। लेकिन आपने तो उसको जनरलाइज करने का उपक्रम शुरू कर दिया था। पहले आप कर चुके थे एक थोक में काफ़ी लेटर एंट्री से नियुक्तियाँ, और अब आप पता चला कि एक साथ 45 पदों की आपने लेटर एंट्री का इंतजाम कर दिया। और आप तर्क ये दे रहे कि नहीं, वो तो एक सीमित समय के लिए होती है, अधिकतम 5 वर्ष बिता सका। लेकिन ये आपका एक्सपेरिमेंट था नहीं, ये एक्सपेरिमेंट समाप्त हो जाता तो फिर केवल 5 वर्ष की बात नहीं रह जाती, फिर वो भी आप संशोधन कर देते। क्योंकि फिर आप यही जो लेटरल एंट्री के माध्यम से जो आप आरक्षण को बाईपास करके जो नियुक्तियां करा देते, यही जो है शीर्ष कदी प्रशासन को चलाने का काम करते। लेकिन अब आपकी एक पहले तो 2 दिन पहले संयोग से बात है कि कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई। उस हवा को मजबूती देने का एकदम एक काम होता है। अगर आगे एक सिलसिला एकदम से शुरू हो जाए तो फिर वो और ज़्यादा जोर पकड़ लेता। तो पहले तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेके आया, अब शिक्षक भर्ती को लेके वो दिखा रहे हैं योगी जी कि नहीं, हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, उनकी तरफ से उनके मंत्रीगण कह रहे कि नहीं, सामाजिक न्याय की तो भावना का पालन होना चाहिए, आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए, और जो जनरल कास्ट के लड़के भर्ती हो गए उनके साथ में भी नहीं होना चाहिए। गलती हुई है जो उन्होंने कहा है, हम अपील नहीं करेंगे। अपील तो अगर उपचुनाव नहीं हो रहे हो तो विधानसभा के तो आप कर ही देते। लेकिन अब आपको पता है कि विधानसभा के उपचुनाव में हमने जो लिया है कि नहीं, वहाँ आपकी बार हम मिल्कीपुर में सम्मुख को हरा के दिखाएंगे और हम ये कहेंगे कि नहीं, वो पुनरुत्थान
जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ध्येय है और वो पुनरुत्थान की गति को कमज़ोर नहीं होने दिया गया। ये मिल्कीपुर की जीत हम दिखाएंगे, लेकिन इसने तो रंग में भंग कर डाला शिक्षक भर्ती वाले फैसले ने, और इसमें तो जो है शिक्षक भर्ती वाले फैसले में बेनकाब हो गई सरकार। और तो इन्होंने कहा कि अब अगर अपील कर दी कहीं धोखे से तो ये होगा कि हमारा जो है 10 विधानसभा उपचुनाव में हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मिल्कीपुर तो जाएगा ही, अन्य भी चले जाएंगे। तो उन्होंने फिर जो है बैकफुट पर आ गए और उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे हम। लेकिन अब ये प्रचारित करा जा रहा है कि अधिकारियों की गलती से हुआ। अगर अधिकारियों की गलती से केवल हुआ, अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं। अधिकारी तो कठपुतलियाँ होते हैं शासन में जो बैठे लोग हैं उनकी। भाई जिनमें अगर सरकार इसमें शामिल नहीं होती तो आप उन अधिकारियों को जिसके लिए जिम्मेदार थे जांच करा के उनको दंडित कर देते। लेकिन आपने जांच कराने के दंडित करने का काम कहाँ किया? इसके बीच में भी समीक्षा हो गई थी, तो इसके बीच में भी समीक्षा में भी आपने नए सिरे से मेरिट बनवाने का काम नहीं किया था। अब तो आप बाध्य हो गए मेरिट बनाने के लिए, और अब आप इसकी वजह से एक दुधारू ये स्थिति हो गई, दुधारू तलवार जैसी स्थिति पैदा हुई कि आपको अगर अब आप जनरल कास्ट के जो लड़के भर्ती हो गए, जो 4 साल नौकरी कर चुके, अगर आप उनको नहीं बचा पाए तो फिर अब आप जनरल कास्ट भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसी माहौल के बीच में आज जो है वो आरक्षण बचाओ का जब नारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का आया कि क्रीमी लेयर अनुसूचित जाति जनजाति में तय की जानी चाहिए। तो एक तो अनुसूचित जाति जनजाति ने कहा कि इसका तो संविधान में प्रावधान ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान देखे ही बिना क्या ये प्रस्ताव पारित कर दिया। संविधान कानून थोड़ी बताता सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान में जो कानून बना रखा है उसका ही उसकी समीक्षा करने का या उसको जो है उस कानून की व्याख्या करने का उसका काम है। अब ये अगर उस पर नया कानून बनाना है तो संसद उस पर बनाए कानून, लेकिन संसद ऐसी कोई पहल न करते इसके पहले उन्होंने एक रूप दिखा दिया कि जिस तरीके से एक जो है जब कम्युनिस्टों की बात चलती थी तो एक परचून का एक दुकानदार, छोटी सी दुकानदार, उसको लगता है वो उन्होंने कहा कि हम तो पूंजीपतियों के खिलाफ है, तो वो भी इस भ्रम का शिकार है कि मैं भी पूंजीपति हूँ। तो वो कम्युनिस्टों के विरोध में वो शुरू से ही पता चला कि भारत में जो है जो परचूनी के दुकानदार थे छोटे, जो किसी में कहीं से पूंजीपति की श्रेणी में नहीं आती, वो समझ रहे थे कि कम्युनिस्ट माने हमारे खिलाफ विचारधारा, जबकि वो तो बेचारे खुद ही सरवारा में शामिल। तो इस भ्रम में वो पता चला कि उन कतारों में शामिल हो जाते थे जिनकी वजह से आज उनकी ये दयनीय अवस्था बनी हुई होती है, जो छोटी सी परचून दुकानों को चलाने को मजबूर रहे होते। और वो जो व्यापारिक क्षेत्र में जो एक मत्स्य न्याय होता है नहीं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, तो वो व्यापारिक क्षेत्र में की बड़ी मछलियों की वजह से वो जो है छोटी मछलियों के रूप में उनके लिए उनका निवाला बन जाने को अभिशप्त हैं। ये बात उनकी समझ में नहीं आती थी। जब जमींदारी उन्मूलन की बात हुई, जब राजाओं के अस्तित्व को समाप्त करने की, राजशाही के अस्तित्व को समाप्त करने की बात हुई, तो 5 बीघा के ठाकुर को भी लगा कि वो राजशाही समाप्त करना माने हम समाप्त करना। तो वो आज भी वो ये नहीं स्वीकार कर रहा। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद ये ठाकुरों की तरफ से ये राजशाही को प्रतिष्ठा देने का ये लग रहा है कि बहुत गौरव बढ़ा रहे हो की जाति का और देश का, जबकि वो जो राजा जिनको आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो वो राजा और अपने किले वापस मिलना चाहिए, वो राजा और किले की जाति आप देश के गौरव को भी कलंकित कर रहे थे और जाति के गौरव को भी कलंकित कर रहे थे। उनके राज्य को पूरी की पूरी तरह से जो है वो जो एक एजेंट बैठा रहता था हर रियासत में, ब्रिटिश एजेंट, उसके इशारे पर राजा को नाचना पड़ता था और राजा की कोई अख्तियार नहीं थे। वो जिस पे चाहे वो वायसराय उस पर रोक लगा दे। वायसराय तो क्या कि तो बड़ी बात छोड़िए, एजेंट रोक लगा देता था। और राजाओं के जरिए वो केवल ये था कि उनका जो किसान है उनकी लगान वसूली की आड़ में उनसे उनका शोषण कराने के लिए उनसे लूट मार के लिए एक राजशाही को उन्होंने माध्यम बना रखा था। और ये राजशाही जब देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन होता था तो जो पहला एक हिंदू महासभा का 1910 में जो सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कराई गई थी राजा दरभंगा से, इतिहास गवाह, इतिहास के पन्नों पे ये दर्ज है। राजा दरभंगा ने कहा था कि ब्रिटिश शासन ईश्वर का शासन है और इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना जो है वो इसके विरुद्ध विचार करना तक भी पाप है, ईश्वर के विरुद्ध अपराध है। तो ये आप
आप उसको ईश्वरी शासन का दर्जा दे रहे थे, विदेशी शासन का। तो ये बात आपके स्वाभिमान को नहीं कचोट थी। वो मतलब ठाकुरों को लगता कि नहीं, राजशाही जो थी वो भले ही ब्रिटिशों की गुलाम रही हो, अंग्रेजों की, लेकिन उसकी नाते हमें भी अपने आप को जन्मजात जो है समाज के किसी एक छोटे तक अपने ही लोगों के एक छोटे हिस्से पे रौब जमाने का मौका मिल जाता था। तो फिर उन्हें भी राजाओं के साथ प्रीति, वो उन्हें भारत माता की आज़ादी का से मतलब नहीं है कि राजा किस टाइप के थे। उन्होंने कभी भारत को अखंड रखा, ये तो आपस में लड़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान चले आए, वो तो चंदेलों पे भी और कन्नौज में राठौरों पर ही उन्होंने हमला कर दिया। इनकी रियासतें कभी पूरे इतने भारत में दिखाई दी जिसकी आप रक्षा करने का काम कर रहे हो। और अंग्रेजों के समय तो जिन रियासतों को आप समझते हैं कि वो उनकी वजह से आपकी गौरव और प्रतिष्ठा है, और उन पर हमला करके आपकी गौरव और प्रतिष्ठा पर हमला किया गया, वो तो एक कलंक का कारण थी क्षत्रिय समाज के लिए और देश के लिए, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से उनके ताबेदार थी ब्रिटिश शासन की। लेकिन एक भ्रम है, पर ये बात भ्रम है, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक सत्य भी है कि राजशाही होने से ठाकुरों को अभी भी राजशाही को ढोने की कोशिश इसलिए करते हैं, बरकरार रखने को, कि वो सम्मान उनको मिल जाता है, उनको इसलिए राजा खड़ा हो जाता है। तो एक काफ़ी बड़ा वर्ग उस क्षेत्र का वो जो है केवल इसलिए कि हम तो राजा के लोग हैं और हमारा राजा खड़ा है, हमारी जात का राजा है, तो वो जिस राजा जिस पार्टी पे होता उस पार्टी को वोट दे देते। तो ये मर्ग समझ में आ गया कि अगर कुछ राजा अगर आपके वर्ग में अगर होंगे तो पूरे वर्ग को उसका लाभ मिलता है। इसीलिए तो क्षत्रिय समाज सोचता है कि राजशाही रहने से हर क्षत्रिय को कुछ ना कुछ सम्मान के रूप में कुछ ना कुछ हासिल है, और उसलिए वो नहीं गंवाना चाहता, इसलिए वो राजशाही की रक्षा करना चाहता है, देशभक्ति को एक किनारे रखे। तो अगर उसी मानसिकता के तहत अगर ये सोचते हैं, दलित ये सोचते हैं कि भले ही हमारी क्रीमी लेयर वाले लोग ही लगातार बनते रहें, IAS बनते रहें, हमें आम गरीब IAS को उसका लाभ न मिल पा रहा हो, तब भी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारे वर्ग में से तो तैयार होंगे तो एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं उनको तो कचोड़ जाता है। तो जब उनकी अफसरशाही में एक झगड़ा हो जाता तो वो कहते हैं साले अमुक जात के हैं, इसलिए इनके अंदर संस्कार नहीं है। तो क्या ही तो वो जान जाता है कि जब वो पर जातीय अपमान महसूस करता तो फिर उसके अंदर जाति के प्रति अपना तो जग जाता है, और इधर जो गरीब दलित तो उसको भी कहने का मौका मिल जाता। नहीं, हमारे समाज में भी IAS और IPS और ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारी हमारे रिश्तेदार भी हैं और उनके पास में, और कई बार ये है कि जो अच्छे अधिकारी रहते हैं समाज के, वो अपने समाज के जो पीड़ित वर्ग का जो कोई आता है, वो चाहे कितनी भी फटियाल स्थिति में हो, लेकिन उसके लिए फिर जो है फिर उसकी एक सहानुभूति उसको मिलती है और उसको न्याय दिलाने की कोशिश करता है। तो ये फ़ायदे मिलते हैं। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि अभी हम शिक्षा को आप लगातार महंगी करते जा रहे हैं, तो हम कोचिंग के बिना कोई IAS बन नहीं सकता। तो हम अगर आप ये कर देंगे कि आप उनको इस आधार पे, क्रीमी लेयर के आधार पे आप पता चला कि रास्ता उनका रोक देंगे जो अभी परंपरागत रूप से IAS बन रहे हैं हमारे समाज में से, तो हमारे लोग भी नहीं आ पाएंगे। फिर आप एक न्यूनतम मेरिट तय कर देंगे, तो फिर जो गरीबों में से भी कोई नहीं बन पाएगा। तो हम तो दोनों दिन से चले गए, न तो हमारे बड़े आदमियों के लड़के बन पा रहे हैं IAS, न गरीब का लड़का, न झोपड़ी वाले का लड़का बन पा रहा। दोनों में से कोई नहीं बन पा रहा, क्योंकि झोपड़ी वाले का लड़का बिना कोचिंग की न्यूनतम जो अंक आप निर्धारित कर देंगे उसमें उसको भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और बड़े आदमी का लड़का चूँकि वो आरक्षण की सुविधा समाप्त हो जाएगी, तो हो सकता है कि उसके आने के क्रम में भी गिरावट हो जाए, तो हम दोनों दिन से मारे जाएंगे। तो इसलिए वो इस कारण से वो उठ खड़ा हुआ कि नहीं, हम जो है सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला नहीं मानेंगे, और उसने आज प्रचंड रूप दिखाया। और उसके साथ में पिछड़ों ने भी, अब पिछड़ों के अंदर भी तो वैसे तो जागरूकता की कमी रही। पिछले अपने वरना मंडल आयोग की रिपोर्ट इतनी देर बाद लागू नहीं हुई होती, तो और उसके बाद में भी उनके आरक्षण पर कभी कुठाराघात किया गया, तो उस ढंग से जैसे दलितों ने प्रतिरोध किया उस ढंग से वो प्रतिरोध नहीं कर पाए। लेकिन आज के प्रदर्शन में ये देखने को मिला कि पिछले भी अब ये समझ चुके कि उनको इस बीच में जो राजनीतिक सत्ता हासिल होनी शुरू हुई है, वो अगर गफलत अगर उन्होंने कर दी, तो ये तो संक्रमण काल है, अभी स्थायित्व तो नहीं आया इसमें, तो संचारी है ये पूरी जो सारी उपलब्धियाँ, इसको जो है संचारी उपलब्धियों को अगर जो है ये करना है, स्थायी रूप देना है, तो फिर हमें जागरूकता का एक स्तर बनाए रखने लगेगा। तो आज उन्होंने
आज उन्होंने भी की और ये एक पर्याप्त चेतावनी है। और ये इस चेतावनी से मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी की वर्ग सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करने वाली, उसका मोदी जी के प्रति मोह भंग होगा और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी मोह भंग हो। लेकिन दिशा समाज के आगे बढ़ने की, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र को वास्तविक रूप से फलीभूत करने का एक जाति और धर्म के सोच से ऊपर उठ के एक नागरिक सोच को मजबूत करने का एक ही उपाय है कि सबसे पहले सामाजिक लोकतंत्र कायम हो। तो उसकी वो जो दिशा, जो बीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के बाद उसने जोर पकड़ा था और जो बाबा साहब ने जो शुरू की थी, वो दिशा जो है वो उस दिशा की ओर बढ़ रही है। तो एक सकारात्मक संकेत है कि हमारा लोकतंत्र सही दिशा की ओर बढ़ रहा है। और अगर थोड़ा पहले और बढ़ा रहता तो पिछड़े वर्ग के तो प्रधानमंत्री चलिए मोदी जी हो गए, उसके पहले देवगौड़ा जी भी हो गए, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रयास किया था कि अनुसूचित जाति से भी रामविलास पासवान जैसे एक क्षमतावान व्यक्तित्व को, जो जगजीवन राम के टाइम पे स्थितियाँ ज़्यादा रूढ़िवादी थी लेकिन उस समय तक नहीं रह गई थी, उस समय तक सामाजिक न्याय की शक्तियाँ प्रभावी हो गई थी, तो जो एक क्षमतावान है, ये इनकी तरह से नहीं कि जो बेचारे जो कि उससे एहसानों के बोझ तले कोई पद पाके अपने को दबा महसूस करने लगते, उन दलित नेताओं में से नहीं, जो अपनी दम के दलित नेता थे। उनमें एक बड़ा नाम था रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री बनने की उनके अंदर योग्यता थी। तो वो काम अभी तक पूरा हो गया होता, लेकिन बीच में ये है कि पिछड़ा भी थोड़ा गफलत का शिकार हो गया था, वो उन शक्तियों के साथ जाके खड़ा हो गया और वो जो है वो दलितों के, वो भी इसके ही काम में सवर्णों के साथ जुड़ गया कि दलित नहीं उठ पाए। तो अब आज मतलब उसको आज ये देखने को मिला कि दूरियां पट गई हैं। आज के भारत बंद में दोनों की दूरियां पट गई हैं, लेकिन अब एक मोर्चे पर तो आपने एक मोर्चे पर तो ये लड़ाई जीत ली गई कि लेटरल एंट्री अगर अब लागू होगी तो वो आरक्षण की व्यवस्था के साथ में लागू हुई और उत्तर प्रदेश की सरकार अब जरूरत नहीं कर पाएगी कि वो आरक्षण व्यवस्था को चकमा दे के, आरक्षण व्यवस्था की चोरियां दे के, कोई चोरी करके कोई भर्ती करे। यहाँ तक तो आप पहुँच गए, लेकिन अब जो एक मांग ये है कि नहीं, एक मांग इसके साथ में जो उठी और वो ठीक भी है, उस तरफ से पहले उदासीन रवैया अपनाया जा रहा था कि जब अब सरकारी नौकरियों को कम करके आप ठेके की नियुक्तियाँ और उसकी जो है वो नियुक्तियाँ कर रहे, संविदा की नियुक्तियाँ कर रहे, तो वहाँ पे भी आरक्षण को लागू करना, वहाँ पे भी आरक्षण को लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो सरकार के सहयोगी दल है उन तक ने ये आवाज़ उठाई है। तो अब ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए जो आज के आंदोलन की, कि आप इसको भी, अगर इस समय सरकार दबाव में है, इस समय वो आपकी शक्ति को पहचान चुकी, तो वो इसको लागू करनी पड़ेगी। और जातिगत जनगणना कराने में क्या बुराई है? अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सिफारिश की कि हम राज्यों का अधिकार है कि वो उपवर्गीकरण कर दे, उसका जो आरक्षण का उपवर्गीकरण कर दे, ठीक बात है आपकी, लेकिन अब आबादी तो 50% से ऊपर है पिछड़ों की और आरक्षण केवल 27% किया गया है। तो अब अति पिछड़ों को 15% आरक्षण करना है, फिर जो है बीच के पिछड़ा को इतने करना है, फिर उनको करना है, तो उनका आरक्षण का प्रतिशत तो उनकी आबादी के मुताबिक बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो ये काम कब हो पाएगा? जब आप जातिगत जनगणना कराएंगे। तो अब ये सब भी मांगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी जो है अभी विश्राम नहीं हुआ, अभी तो एक पड़ाव है जो लेटरल एंट्री का प्रस्ताव पारित हुआ। लेटरल एंट्री का जो बिना आरक्षण के लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां करने का जो प्रस्ताव वापिस हुआ है वो, या उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नई शिक्षक भर्ती की मेरिट नए सिरे से निर्धारित करने का हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने की जो वो वचन दिया हो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये तो सब ये हैं उस सिलसिले की एक कड़ियाँ हैं। लेकिन वो कड़ी जब तक पूरी कड़ियाँ नहीं जुड़ जाएंगी तब तक वो सामाजिक न्याय का चक्र पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो वो भी अब उनके साथ में कितनी मुस्तैदी दिखा पाते हैं जो ध्वजावाहक दल हैं, जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी रही राजनीतिक मंच पर, तो वो कितनी जो है दिखा पाते हैं मुस्तैदी, ये देखने वाली बात होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक गुजारिश करनी है नए दर्शकों से अपने से, कि अगर उन्होंने हमारे आज के
आज का वीडियो देखा है और उन्हें अच्छा लगा है, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और खुद तो ही करें ही, साथ साथ में अपने परिजनों को और अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यह करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें, हमारा नया वीडियो हमेशा मौलिक विचारों पर आधारित होता है, ये तो आप समझ ही गए हैं। तो इसलिए अगर वो आपको ठीक लगा हो, आप एक नए विचार सुनना चाहते हो तो, और इसलिए आप हमारा हर वीडियो सुनने को उत्सुक हैं, तो हमारे जो है चैनल को इसको जो है बेल आइकॉन दबा दें इसमें। और हमारे चैनल में तो बेल आइकॉन से ये होता है कि जो भी नया वीडियो जब भी हम डालेंगे आप तक तत्काल नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको हमारे नए वीडियो को देखने की भी अपनी जिज्ञासा शांत कर सकेंगे। साथ साथ आज के वीडियो के बारे में अपनी जो राय है, वो अपनी राय हम कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए वैचारिक खुराक देने का काम करती है, और इसलिए हम उसको पढ़ते भी हैं और उस पर मनन भी करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।